हे फैमिली, वेलकम बैक टू नोरॉक स्टूडियोज। फिल्म की शुरुआत परिवार के 4 सदस्यों से होती है, जिनमें एक आदमी कीताक, उसकी पत्नी चुंग सूक, बेटी कीचुंग और बेटा कीवू शामिल हैं। वे एक छोटे से तहखाने में रह रहे हैं। उन्हें अपने जीवन के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। वे अपना घर चलाने के लिए पिज्जा बॉक्स बनाते थे, लेकिन ये नौकरी घर का खर्च पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। एक दिन कीवू का कॉलेज फ्रेंड उसके घर आता है। वह कीवू को एक पत्थर देते हुए कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरे दादाजी की ओर से है। यह पत्थर आमतौर पर खास होता था, और इस पत्थर को लेते हुए यह सोचा गया था कि इस पत्थर के मालिक को भाग्य के मोड़ के साथ खुशी मिलती है। कीवू अपनी खराब आर्थिक स्थिति के बारे में अपने दोस्त को बताता है। उसके दोस्त का कहना है कि वह पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा रहा है। आप उस लड़की को अंग्रेजी सिखा सकते हैं जिसे मैं पढ़ाता था। इस पर कीवू कहते हैं, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं, इसलिए वे मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगे। उसके दोस्त ने सुझाव दिया, मैं तुम्हारे लिए एक सिफारिश लिखूंगा, बस अपनी बहन से एक नकली डिग्री बनवा लो। कीवू की बहन ग्राफिक डिजाइनर है, इसलिए उसके लिए एक डिग्री बनाती है। फिर कीवू उस जगह पर ट्यूशन पढ़ाने जाती है। वह घर बहुत बड़ा और सुंदर है। वह परिवार पार्क नाम का कुलीन है। इस परिवार में पति पत्नी के रूप में 4 सदस्य और उनके बेटे और बेटी भी शामिल हैं। बेटी का नाम दाहाई है, जो ट्यूशन के अंडर आती है। वहां एक नौकरानी भी है जो काफी समय से यहां काम करती है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है और दाहाई की मां भी इसे अपनी बेटी के साथ लेती है। कीवू से संतुष्ट होकर वह उसे काम पर रख लेती है। तब कीवू को पता चला कि उसका छोटा भाई दासोंग पेंटिंग का शौकीन है। उन्होंने इसके लिए कई शिक्षकों को नियुक्त किया, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कीवू सोचता है कि मेरी बहन आर्टिस्ट है, इसलिए मैं उसे अपनी आर्ट टीचर बनने का सुझाव देता हूं। दासोंग की मां से बात करते समय वह कहते हैं कि मेरी चचेरी बहन आर्टिस्ट है, इसलिए मैं आपको उसे काम पर रखने की सलाह देता हूं। यह सुनकर दासोंग की मां सहमत हो जाती है, और कीवू ने अपनी बहन का परिचय जेसिका नाम की लड़की के रूप में कराया। असली नाम इसलिए नहीं बताया गया ताकि किसी को उनके वंश का पता लगाने में डाउट न हो। कीचुंग खुद को जेसिका बताकर उस बच्चे की आर्ट टीचर बन जाती है। उन्हें इंप्रेस करते हुए वह यह भी बताती हैं कि मैं आर्ट थेरेपिस्ट हूं। अब ये दोनों भाई बहन उन भाई बहन के शिक्षक बनकर अपना कार्य करते हैं। जैसे ही जेसिका अपनी पहली क्लास लेती है, तभी इस घर का मालिक कनिफोम भी वहां पहुंच जाता है। वह जेसिका को उसके घर तक छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से पूछता है, और वह वैसा ही करता है जैसा उसे बताया जाता है। देर हो जाने के कारण ड्राइवर जेसिका को छोड़ने जाता है। जेसिका ने ड्राइवर से कहा, आप मुझे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ सकते हैं, और ड्राइवर उसे वहां छोड़ देता है। जेसिका कार में बैठकर ड्राइवर के चरित्र पर संदेह करने के लिए एक चाल चलती है, और वह मालिक चाल का हिस्सा बन जाता है, और उसे शक होता है कि उनके ड्राइवर का उनके बेटे के आर्ट टीचर के साथ अफेयर है, और वह इसे अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। फिर उसकी पत्नी जेसिका से उस रात के बारे में पूछती है जब उसे ड्राइवर ने छोड़ा था। इस पर वह कहती हैं, मैं घर से मेट्रो स्टेशन पर उतर गई। घर का मालिक उसे जाने के लिए कहकर संतुष्ट हो जाता है, और उसके बाद वे अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। जेसिका ड्राइवर की जगह अपने पिता को लाने के लिए ऐसा करती है। फिर वह उन्हें सिफारिश करती है कि मेरे पिता का भाई गोताखोर विशेषज्ञ है, इसलिए आप उन्हें काम पर रख सकते हैं। फिर वह अपने पिता का परिचय उन्हें पिता का भाई ड्राइवर कहकर कराती है। उसके पिता को भी नौकरी मिलती है। इस तरह पिता, भाई और बहन तीनों वहां अपना काम करते हैं। वे एक दूसरे के लिए अज्ञात व्यक्तियों के रूप में काम करते हैं, ताकि उनके मालिकों को उन्हें पिता, भाई और बहन समझने पर संदेह न हो। तब हमें एहसास होता है कि कीवू और दाहाई इस कोचिंग क्लास में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब कीवू और कीचुंग भी उस घर में अपनी मां के लिए नौकरी चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें नौकरानी को इस घर के कर्तव्यों से मुक्त करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। किसी भी इंसान को आड़ू के छिलके से एलर्जी हो सकती है, इसलिए वे ऐसा ही करते हैं, और जब नौकरानी कुत्ते के साथ खेल रही होती है तो उस पर आड़ू का झाग डालते हैं, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है, और वह हॉस्पिटल चली जाती है।
जब कीवू वहां होती है तो उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। वह एक सेल्फी लेता है और उसमें उसकी एक तस्वीर भी शामिल करता है। फिर वह घर के मालिक को खरीदारी के लिए ले जाता है और बताता है कि उसने अस्पताल में घर की नौकरानी को देखा था। सेल्फी लेते हुए वह फोटो में भी कैद हो गई। मैंने उसे अनिच्छा से सुना है कि वह तपेदिक से पीड़ित है, लेकिन उसकी महिला मालिक को उस पर भरोसा नहीं है। फिर वह कीचुंग को संदेश भेजता है कि हम 3 मिनट के भीतर घर पहुंच रहे हैं। संदेश प्राप्त करते हुए कीचुंग ने फिर से नौकरानी पर आड़ू का झाग डाला और नौकरानी खांसने लगती है। इसी बीच महिला मालिक घर पर पहुंच जाती है। वह नौकरानी टिश्यू पेपर को इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक देती है। उनका ड्राइवर कूड़ेदान की ओर जाता है जहां उसने टिश्यू पेपर फेंका था। टिश्यू पेपर पर सॉस फेंककर वह अपनी महिला मालिक को दिखाता है। ऐसे में महिला मालिक को अपने ड्राइवर की बात पर यकीन हो जाता है और नौकरानी तपेदिक से पीड़ित है। तब महिला मालिक ने ड्राइवर से अनुरोध किया कि वह अपने साहब से जिक्र न करे, उसे गुस्सा आ जाएगा। इसलिए उन्होंने नौकरानी को भी बर्खास्त कर दिया और उनका ड्राइवर उनसे अपनी पत्नी का परिचय रसोइये के रूप में कराता है। अंत में उसकी पत्नी को काम पर रखा गया। अब वे चारों एक ही परिवार में सेवारत हैं, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। वे फर्जी नामों का इस्तेमाल कर धोखे की आड़ में वहां रह रहे थे। अब उनकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। उनकी नाजुक स्थिति में सुधार होता है। लगातार भोजन से उन्हें अच्छी डील मिल रही है। पार्क परिवार दासोंग के जन्मदिन पर पिकनिक पर जाने का फैसला करता है और वहां जाता है। उनके जाने के बाद ये सभी जश्न मना रहे हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और पूर्व नौकरानी दरवाजे पर है। वह कहती हैं, मेरा सामान यही रह गया है जिसे मैं ले जाना चाहती हूं। चुंग सुक उसे अंदर आने की अनुमति देता है और वह तहखाने की ओर चली जाती है। काफी समय बीत जाने पर भी वह महिला वापस नहीं लौटती। इस पर चुंग सुक उसकी जांच करने जाता है। वह एक अलमारी को धक्का दे रही है जो हिलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां एक प्लेट फंसी हुई है। चुंग सुक उस प्लेट को हटा देता है, जिसके परिणामस्वरूप अलमारी हट जाती है। उस अलमारी के नीचे एक गुप्त रास्ता है जो नीचे की ओर जाता है। यह नौकरानी वहां जाती है और वहां एक पुरुष है जो वास्तव में उसका पति है। वह उसे पिछले 4.5 साल से यहां छिपाकर रखी है। पार्क परिवार इससे अनजान है, क्योंकि पूर्व में रहने वाला परिवार उन्हें नहीं बताता। और इस महिला को गुप्त रास्ते के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वह लंबे समय से यहां काम कर रही है। उसने अपने पति को यहां छुपा रखा है, क्योंकि वह कर्ज में डूबा हुआ है। नहीं देने पर उसे मार दिया जाएगा। फिर वह नौकरानी चुंग सुक से अनुरोध करती है कि वह 1 सप्ताह में मेरे पति को खाना परोसे और रेफ्रिजरेटर उपलब्ध हो। मैं तुम्हें बदले में भुगतान करूंगा। चुंग सुक ने उसे पुलिस बुलाने की धमकी देने से इनकार कर दिया। इस पर वह महिला ऐसा न करने की गुहार लगाती है और चुंग सुक के पति, बेटा और बेटी सीढ़ियों पर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे हैं। उनमें से एक लड़खड़ाता है और उसके सामने सभी गिर जाते हैं। यह देखकर नौकरानी एक वीडियो बनाती है जिसमें कीवू के कहे शब्द मेरे पिता, मेरे पैर। पता चला कि ये परिवार वाले हैं और इन्हें ये नौकरी चालाकी से मिली है। वह इस वीडियो को उस महिला को भेजने की धमकी देती है जो इस घर की मालिक है, लेकिन चुंग सुक उससे ऐसा न करने की विनती करता है। वह अपने पति को भूतल पर लाती है और कहती है कि खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर करो। जैसे ही वे खड़े होते हैं, वह उनका और उनकी पार्टी टेबल का वीडियो भी बनाती है। वे चारों उन पति पत्नी पर हमला करते हैं और मोबाइल लेकर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। उनके बीच झगड़ा हो रहा है। अचानक फोन की घंटी बजती है। चुंग सुक ने फोन उठाया और महिला मालिक कॉल पर थी। वह बताती हैं कि भारी बारिश के कारण यात्रा रद्द कर दी गई है और हम 8 मिनट के भीतर वापस लौट रहे हैं। और वह उससे खाना बनाने के लिए कहती है और उन्हें घर में 8 मिनट के भीतर सब कुछ मैनेज करना होगा। कॉल के दौरान उन्होंने पति पत्नी के मुंह पर हाथ रख दिया है। इसके बाद वे पति पत्नी को बेसमेंट में बांधकर छोड़ देते हैं और फिर घर की सफाई शुरू कर देते हैं। और ठीक 8 मिनट बाद परिवार घर लौट आता है और उन्होंने घर साफ कर लिया है। और पार्क परिवार सोच भी नहीं सकता कि उनके आने से पहले क्या हुआ था।
और वे सब छिप जाते हैं। खाना खाते समय महिला मालकिन चुंग सूक से कहती है कि एक बार मेरा बेटा जन्मदिन की रात को उठ गया। तभी उसे एक भूत नजर आया था, लेकिन वह भूत नहीं बल्कि नौकरानी का पति है। लेकिन वे उसे भूत समझ लेते हैं। बारिश हो रही है। उनका बेटा दासोंग उस रात बाहर सोने की जिद करता है और डेरा डाल देता है। दासोंग के पिता और माँ हॉल रूम में सोते हैं ताकि वे उस पर नजर रख सकें। वे दोनों सोफे पर लेटे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि कीवू, कीचुंग और कीता एक सोफे के नीचे छिपे हुए हैं। उनका ड्राइवर की टेक है और घर का मालिक अपनी पत्नी से कह रहा है कि उससे असहनीय गंध आती है। वह सच बोल रहा है क्योंकि उनका रहने का स्थान बंजर क्षेत्र है, इसलिए उनके परिवार के सभी सदस्यों के शरीर और कपड़ों से दुर्गंध आती थी और वे पूरी बातचीत सुन रहे हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि दासोंग ने एक बार कहा था कि मेरे शिक्षक में ड्राइवर और नौकरानी जैसी गंध है। फिर वे अपना तौलिया और साबुन बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह गंध उनके शरीर की नहीं बल्कि उनके निवास स्थान की होती है। और जब वो दोनों सो जाते हैं तो वो सभी सोफे की जगह छोड़कर अपने घर के बेसमेंट में आ जाते हैं। भारी बारिश हो रही है। जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, उन्होंने पाया कि उनका घर पानी से भरा हुआ है। खिड़की खुलने से सारा पानी अंदर आ जाता है और ये जगह रहने लायक नहीं है। फिर वे एक ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और वे उसी स्थान पर अपनी रात बिताते हैं। कीचुंग को महिला मालिक का फोन आता है, जो उसे आमंत्रित करते हुए कहती है कि हमारे बच्चे की खुशी के लिए आपको एक शिक्षक के रूप में आना चाहिए, और वह अपनी बेटी के शिक्षक कीवू को भी आमंत्रित करती है। फिर वह खरीदारी के लिए बाजार जाती है और कार में बैठते समय उनके ड्राइवर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, तो वह अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। इस पर ड्राइवर की इस प्रतिक्रिया पर नाराजगी है, क्योंकि वह लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं चाहते। उसकी महिला मालिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती, लेकिन उसे ऐसा करना ही होगा। पार्टी आयोजित की जा रही है, जबकि कीवू और उसका छात्र दाहाई ऊपर है। और कीवू ने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम उनमें से हैं? इस पर वह सिर हिलाकर हाँ कहती है, लेकिन वे उनमें से नहीं है। और वह सोचता है कि अगर तहखाने वाले ऊपर आ जाएं तो सारा भेद खुल जाएगा और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यह सोचते हुए वह अपने मित्र द्वारा दिया गया पत्थर ले आता है। वह इस पत्थर को लेकर दासी और उसके पति के घर के तहखाने में चला जाता है। घर की नौकरानी एक रात पहले मर गई, क्योंकि जब वे उन्हें बेसमेंट में ले जा रहे होते हैं तो वह ऊपर भागने की कोशिश करती है। इस पर चुंगसुक ने उसे लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गई और मर गई। परिवार के चारों सदस्य इससे अनजान हैं कि वो उस पत्थर को हाथ में लेकर तहखाने में पहुंच जाता है। उससे पत्थर गिर जाता है, लेकिन वह चुपचाप वहां जाकर उस पत्थर को उठा लेता है। वह उन दोनों को मारने का लक्ष्य लेकर यहां आया था, ताकि उनका राज उनके सामने कभी न खुले, क्योंकि वह अपनी जान की सुरक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठा सकता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नौकरानी का पति जो आजाद था, अब कीवू को अपने गले में रस्सी लपेटकर खींचता है और उस रस्सी को एक जगह बांध देता है, और वह वही पत्थर उठाता है और कीवू पर पत्थर मारने ही वाला होता है, लेकिन लगता नहीं है। वह वहां से भागता है, लेकिन बेसमेंट से गिर जाता है और वापस लौटते हुए उसे बुरी तरह घायल कर देता है। वह पार्टी स्थल पर पहुंचता है और कीचुंग को देखता है, जो केक पकड़कर दासोंग की ओर जा रहा है। वह तुरंत उसे पहचान लेता है। उसने उसके सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे वह घायल हो गई। रक्त प्रवाह को कम करने के लिए कीचुंग के पिता उसके घाव को दबाते हैं, लेकिन उसका घाव गहरा है। चुंगसुक देखता है कि उसने उसकी बेटी पर हमला किया है और वह उसकी ओर बढ़ता है। उनके बीच तीखी नोकझोंक होती रहती है और चुंगसुक इस लड़ाई के दौरान उस आदमी को मार देता है। अब घर का मालिक अपनी चाबी लेना चाहता है, जो उस मृत व्यक्ति के नीचे है। उस चाबी को लेते समय उसे दुर्गंध आती है और वह अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेता है। जब उनका ड्राइवर उन्हें ऐसा करते हुए देखता है तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। गुस्से में आकर वह चाकू उठा लेता है और अपने मालिक पर हमला कर देता है। कीताइक ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मालिक चाबी चाहता था ताकि वह अपने बेहोश बेटे को अस्पताल ले जा सके। दूसरी ओर उनकी अपनी बेटी मर रही है,
लेकिन किसी को परवाह नहीं है। कीता एक हतप्रभ होकर अपने मालिक की ओर देखता है। पूर्व नौकरानी के पति से चाबी लेते समय अगर वह उसकी नाक पर हाथ रख देता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके शरीर से भी उस व्यक्ति की तरह ही बदबू आती है और वह खुद को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेता है। अब उसे एहसास हुआ कि ऐसे लोग उनका तिरस्कार करते हैं। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण वह उस पर आक्रमण करता है। इसके बाद वह ड्राइवर गायब हो जाता है। कीचुंग अब नहीं है, लेकिन कीवू ठीक हो गया है, लेकिन मानसिक विकारों का सामना कर रहा है। फिर उन्माम बेटे को धोखाधड़ी और साजिश का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन कोर्ट उन्हें बिना किसी जुर्माने के सिर्फ हिदायत देकर रिहा कर देता है। पार्क्स ने अपना घर एक जर्मन परिवार को बेच दिया। वे घर के इतिहास से अनभिज्ञ हैं और ड्राइवर कीता एक आज भी बेसमेंट में मौजूद है, क्योंकि वह अपने मालिक को मारकर यहीं छिप जाता है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। और वह टिमटिमाती रोशनी से मोर्स कोड में संदेश देता है कि वह यहां जीवित छिपा हुआ है। मोर्स कोड को एक संकेत के रूप में माना जाता है जो दो व्यक्तियों के बीच संचार बनाता है। इसमें दूसरों को संदेश भेजने की सुविधा है। वह उस टिमटिमाती रोशनी को क्लिक करके और बंद करके संदेश भेजता है। वह अपने बेटे को सिग्नल भेजता है। उनका बेटा कीवू दूर से दूरबीन से सिग्नल देखता है। वह प्राप्त कोड को डिकोड करता है और जानता है कि उसके पिता अभी भी उसी तहखाने में जीवित हैं और उसे पार्क परिवार के मालिक की हत्या के अपने कृत्य पर पछतावा है। वह अपनी फोटो के सामने जाकर माफी मांगता है। कीवू कहते हैं, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और हम वही घर खरीदेंगे और तुम्हें बेसमेंट से ऊपर आना होगा, हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ऐसा होता है कि वो उस घर को खरीद लेता है और कीता एक बिना किसी डर के बेसमेंट से आ जाता है। वह अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है, लेकिन यह उसकी कल्पना है जो वास्तव में वास्तविकता से परे है। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर आप इस तरह से अधिक फिल्मों को देखना चाहते हैं तो फ्यूचर अपलोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।